नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कल ही बताया था कि जो भी आपके सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उनको मैं लेकर के आऊँगा। और ये सभी प्रश्न जो आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे ये कभी ना कभी आपके एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वे सभी आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। आप स्वयं से भी तैयारी करते रहिएगा और एक बार वीडियो को ज़रूर देख लिया कीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी सब्जेक्ट की, तो अगर आप दूसरा कोई सब्जेक्ट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग उस सब्जेक्ट को सर्च करके देख सकते हैं। सबसे पहले, और आज आप सभी को पता है पहला पेपर अपना 7वां पेपर है सेकेंड ईयर का, जिसका नाम है एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बात करते हैं राष्ट्रीय एकता क्या है, शिक्षा के कार्यों का वर्णन करें। कभी कभार क्या कहता है शिक्षा, कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि शिक्षा को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहला ही है 1.1 में जब आप पढ़ोगे तो शिक्षा की परिभाषा वहाँ पर आपको दी गई होगी। ठीक है, चाहे आप महात्मा गांधी के अनुसार याद कर लेना, किसी के अनुसार भी याद कर लेना। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता की हम लोग जब भी बात करते हैं तो राष्ट्रीय एकता का अर्थ देश के विभिन्न धर्मों, भाषाओं, जातियों, संस्कृतियों और क्षेत्रों के लोगों के बीच आपसी भाईचारा और सामंजस्य स्थापित करना। जो भी, क्योंकि आपको पता है कि हमारा भारत देश, और भारत देश में बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी जातियां, बहुत सारी संस्कृतियां, बहुत सारे धर्म, इन सभी को मिलाकर के भैया क्या अगर हम रहते हैं एक साथ में तो भाईचारा होता है, सामंजस्य बैठता है, सहिष्णुता आती है। यह एक ऐसा तत्व है जो देश को एकजुट बनाता है। विभिन्न जात, विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति के लोग जब एक साथ में रहेंगे तो क्या होगा, देश को मजबूती प्रदान होगी, देश एकजुट होगा, देश सशक्त बनता है। राष्ट्रीय एकता केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम लोग राष्ट्र में एकता रखेंगे, सभी भाषाओं के, सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग एक साथ में रहेंगे तो भैया क्या होगा, हमारा देश, हमारा समाज, हमारी संस्कृति मजबूत होगी और देश हमारा विकास और प्रगति करेगा, देश में शांति रहेगी। तो ये है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता के लिए समानता, समरसता और आपसी संबंध बहुत आवश्यक है। इसके बाद में शिक्षा के कार्यों पर हम लोग चर्चा कर लें। शिक्षा का कार्य सामाजिक समरसता को बनाए रखना। शिक्षा, जब कोई भी व्यक्ति को शिक्षित किया जाएगा तो वो विभिन्न वर्गों और जातियों में क्या करेगा, भेदभाव को समाप्त कर सकेगा। और जब समाप्त कर सकेगा तो भैया एक दूसरे के साथ समानता बढ़ेगी, समानता बढ़ेगी, भेदभाव समाप्त होगा और समानता बढ़ेगी, आपसी सहयोग और सहिष्णुता, भाईचारा जो है वो बेहतर होगा। जब बच्चा शिक्षित होगा तो उसका नैतिक विकास होगा और सांस्कृतिक विकास होगा। नैतिक विकास और सांस्कृतिक विकास होगा। बच्चा दूसरे से तहजीब से बात करना सीखेगा, अच्छे से बोलना सीखेगा, दूसरों का आदर करना सीखेगा और संस्कृति का भी विकास होगा। जो भी उसका कल्चर है वो भी डेवलप होगा। इसके बाद में राष्ट्रभक्ति की भावना। भाई कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी लिंग का बच्चा हो, अगर उसको शिक्षित किया जाएगा तो राष्ट्रभक्ति की कहीं ना कहीं भावना जो है वो जागृत होगी छात्रों में, राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत होगी। सामाजिक सुधार, जब बच्चा बेहतर रूप से शिक्षित होगा, जो समाज में कुरीतियाँ चल रही हैं, लैंगिक भेदभाव, जातिवाद, इसको वो क्या कर सकेगा, समाप्त कर सकेगा और अपना जीवन यापन समाज की मुख्य धारा में आकर के कर सकेगा। इसके बाद में बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। बच्चा
एक दूसरे के साथ रहेगा, खेलेगा, कूदेगा, मौज करेगा और क्या करेगा भाई, तब उसका मानसिक विकास होगा। हम एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमें सिखाओगे। शारीरिक, जैसे जैसे हम आपके साथ खेलेंगे भैया आपका भी शरीर विकसित होगा, हमारा भी शरीर विकसित होगा, भावनाएं भी डेवलप होंगी। मालूम हुआ कोई बच्चा गिर गया तो दूसरा बच्चा उसको उठाने के लिए पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं भावनात्मक विकास भी होगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से अभी भी नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। आप सर्च कर लेंगे, लगभग 13 में बोल रहा हूँ 19.4 यानी कि 19,400 का परिवार वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आर्टिकल 21A 2002 को परिचित कीजिए। देखिए आर्टिकल 21A जो था वो जो 86वां संविधान संशोधन किया गया था, 86वां संविधान संशोधन किया गया था सन 2002 में, उसके तहत आया था। ठीक है, इसमें भारत के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त कराना। और क्योंकि शिक्षा का मौलिक अधिकार तो कहा गया कि शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के सभी आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो कि आपका कहलाता है कि 86वें संविधान संशोधन में ही आ गया। इसके बाद में सरकार की जिम्मेदारी क्या होगी कि बच्चे को बुनियादी ढांचा, शिक्षक और संसाधन, यानी कि बच्चे को कपड़ा, बच्चे को रोटी, बच्चे को पढ़ने के लिए किताबें, बच्चे को जाने के लिए स्कूल, ठीक है, और वहाँ पर शिक्षक और उसको पढ़ाने के लिए संसाधन, ये सभी कौन मुहैया कराएगा? सरकार मुहैया कराएगी। आपको पता है कि MDM यानी कि मिड डे मील भी दिया जाता है, बच्चे को ड्रेस भी दी जाती है, बच्चे को किताबें भी दी जाती है, बच्चे को विद्यालय भी दिया जाता है, बच्चे को वहाँ पर मुफ्त शिक्षा भी दी जाती है, और शिक्षक और संसाधन दोनों वहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी? सरकार की जिम्मेदारी होगी। शिक्षा का उद्देश्य होगा कि प्राथमिक स्तर पर गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। ठीक है, जब गुणवत्तापरक शिक्षा मिलेगी तो बच्चा आत्मनिर्भर बनेगा। इसके बाद में 21A को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को भी इसी के तहत लागू किया गया। ठीक है, जो कि आपका कहते हैं RT एक्ट 2009 में, और लागू कब से हुआ था? लागू कब से? 1 अप्रैल 2010 से RTE एक्ट को लागू किया गया था। ठीक है, इसके बाद में समावेशी, और जो तीसरा क्वेश्चन है आपका वो खत्म हो गया। तीसरा क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी की भूमिका। क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे हुए सारे के सारे प्रश्न हैं जिनको मैं यहाँ पर हल करा रहा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छी है ना, तो लाइक कौन करेगा भैया? आप सब करोगे, करते भी हो, तुरंत जाओ लाइक करो। इसके बाद में लाइक हो गया, ठीक है। चैनल पर यदि आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्पेशल एजुकेशन का नंबर 1 यूट्यूब चैनल दोस्तों आपके लिए हमेशा तत्पर रहता है, जिसको बनाया नंबर 1 आपने, और आपके लिए हमेशा कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी न्यूज़ हो, आपको हमेशा यहाँ पर मिलती रहती है। और भैया जितने भी ग्रुप हैं ना, जब इतना परिवार आप लोगों ने बना ही लिया है, 68,000 का जब परिवार आप लोगों ने बना ही लिया है, तो भैया क्यों ना इस परिवार को हम लोग क्यों ना इस परिवार को हम लोग कितना पहुंचा दें? 1 लाख पहुंचा लें। जितने भी भाई बहन हो, एक बार इतना वीडियो शेयर कर दो, घर में जितने भी मोबाइल हैं सब में सब्सक्राइब कर लो। 1 लाख का तो परिवार स्पेशल एजुकेशन में अपना होना ही चाहिए। क्या इससे कम बनता है क्या? अरे इतने लोग आप लोग जुड़े हो, 68,000 अगर एक भी सब्सक्राइब बढ़ाओगे ना, तब भी 1 लाख होने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, तो 1 लाख सब्सक्राइबर आप लोग पहुंचाइए, और जल्द से जल्द। ठीक है, बस यही आशा है कि 1 लाख आप लोग हो जाओ, थोड़ा अच्छा लगने लगे कि हाँ स्पेशल एजुकेशन का अपना परिवार जो है वो सबसे बड़ा परिवार हो गया है, वैसे भी है और आगे भी बना रहे। समावेशी शिक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी की भूमिका। देखो भाई, इंक्लूसिव एजुकेशन आप सभी को पता है, जहाँ पर
सीखने के अवसर, समान अवसर सभी को दिए जाएं, चाहे वो सामान्य बच्चा हो, चाहे वो विशेष बच्चा हो, चाहे वो किसी भी धर्म का बच्चा हो, किसी भी जाति का बच्चा हो, किसी भी लिंग का बच्चा हो, सभी के लिए शिक्षा की समानता, समान व्यवहार और सहयोग प्रदान कराया जाए। अब शिक्षक की भूमिका पर अगर बात कर लें, रोल ऑफ टीचर की बात करें, तो भैया टीचर क्या करेगा? टीचर क्या करेगा? सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगा, इसमें सभी बच्चों को समान अवसर देगा, सभी बच्चों को समान समझेगा, ठीक है, बिना भेदभाव के बच्चे को सीखने का अवसर प्रदान करेगा। जो भी बच्चे हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी ज़रूरत के अनुसार शिक्षण सामग्रियों को लागू करेगा, शिक्षण सामग्रियाँ लाएगा। और भैया जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं इनके लिए विजुअल ऑडिटरी का भी प्रयोग करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेरणा और प्रोत्साहन देना। हर एक बच्चे को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या करेगा? प्रोत्साहित करेगा, ताकि उन बच्चों में आत्मविश्वास और उत्साह बढ़े। सहयोग और समन्वय की बात करें तो बच्चा, विशेष शिक्षक, परिवार और समुदाय के साथ में मिलकर के शिक्षक क्या करेगा? बच्चे की ज़रूरतों को एक दूसरे से साझा करेगा और बेहतर करेगा, और उनका समर्थन और मार्गदर्शन भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में शिक्षार्थी की भूमिका, यानी कि लर्नर, विद्यार्थी क्या कर रहा है? तो विद्यार्थी क्या करेगा? सक्रिय भागीदारी निभाएगा। जब सभी के साथ में उसको खेलने का अवसर मिला, सीखने की प्रक्रिया जो हुई वो बेहतर हुई, तो यहाँ पर और बेहतर, जब एक दूसरे के साथ बच्चा मिलेगा तो सहयोग की भावना भी वहाँ पर उसमें जागृत होगी, और बच्चा अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार, क्योंकि शिक्षक भी वो शिक्षक सामग्रियाँ दे रहा था जो उसकी क्षमता के अनुसार थी, तो वो अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षा को प्राप्त करेगा। इसके बाद में सम्मान मिलेगा उसको, जब सभी सहपाठियों के साथ में बैठ करके, हमारा विशेष बच्चा और सामान्य बच्चे सभी एक साथ में बैठ करके पढ़ेंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे और उनकी भिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी मदद भी करेंगे। तो ये सभी चीज़ें जो हैं बच्चे में आत्मविश्वास, क्षमता और समृद्धि का विकास करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके तीसरा क्वेश्चन खत्म। चौथे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए किन्हीं दो सरकारी एजेंसियाँ। अगर हम लोग किन्हीं दो सरकारी एजेंसियों की बात करें तो या तो आप देखो, आप इस समय जो है आप RCI के बारे में भी लिख सकते हो, भारतीय पुनर्वास परिषद के बारे में भी इसमें लिख सकते थे आप लोग। इसके बाद में और भी कोई सरकारी संघ आपको याद है तो वो भी आप लिख सकते थे, ठीक है। या आप MSJE के बारे में लिख सकते थे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, आप इसके बारे में भी लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, वहाँ पर हमने इन दोनों के बारे में बताया था। आज हम लोग समग्र शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ेंगे और भैया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोनों भी आपके लिए इम्पोर्टेंट। समग्र शिक्षा अभियान, सरकार प्रमुख रूप से ऐसा कार्यक्रम चला रही जिसमें सभी बच्चों को गुणवत्ता और समावेशी शिक्षा प्राप्त हो सके। समावेशी शिक्षा अभी आपको बताया कि सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले, सभी बच्चों को मदद मिले, संसाधन जो हैं ब्रेल लिपि, व्हील चेयर, हेयरिंग एड सभी प्रदान करवाए जाएं, शिक्षक का अनुकूलन, पाठ्यक्रम और जो भी अनुकूलन है ये कराया जाए, और धनराशि में बच्चों को छात्रवृत्ति, उनकी ड्रेस, किताबें ये सभी दी जाएं, ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसमें अगर हम बात करें तो बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए कार्य करता, शैक्षिक अधिकारों पर जोर देता है। शिक्षा का प्रचार, आयोग स्कूल और समुदाय की जागरूकता चलाना ताकि दिव्यांग बच्चों को लाभ मिल सके। समस्या समाधान, शैक्षिक अवसरों को समस्या समाधान कदम उठाना। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रणनीति और योजना बनाना। सशक्तिकरण, दिव्यांग बच्चों के लिए आत्मविश्वास को बढ़ावा देना, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान और ये सभी क्या करते हैं, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देते हैं, और ये शिक्षा और जो भी बच्चे हैं समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का काम करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
शिक्षा में परिवार, समुदाय और मास मीडिया। परिवार का योगदान क्या होगा, समुदाय का योगदान क्या होगा और हमारी मास मीडिया का योगदान क्या होगा शिक्षा में, उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हमारे परिवार का योगदान, रोल ऑफ फैमिली इन एजुकेशन। मूलभूत शिक्षा, शिक्षा से जब परिवार की बात करेंगे तो परिवार से ही बच्चे को संस्कार मिलेंगे, परिवार से ही बच्चे को व्यवहार मिलेगा, परिवार से ही बच्चे को भाषा मिलेगी, परिवार से ही बच्चे को नैतिकता मिलेगी। जैसा परिवार में, क्योंकि भैया क्या होता है, परिवार ही बच्चे का पहला स्कूल होता है। और माता क्या होती है, माता होती है प्रथम शिक्षिका। ठीक है, तो जब परिवार से ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो ये सभी माता से ही तो सीखिएगा। अपना स्कूल पहला कहाँ, परिवार हुआ, सीखेगा वहीं से बच्चा। परिवार बच्चे की पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में प्रोत्साहन देता है, समर्थन के लिए बच्चे को महत्व देता है, शिक्षा के लिए वातावरण सकारात्मक और प्रेरणादायी वातावरण बनाता है। इसके बाद में समुदाय का रोल क्या होगा। समुदाय, देखो जब बच्चा घर से निकल के कहाँ जा रहा है, अपने समाज में जा रहा है, समुदाय में जा रहा है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य जो हैं वो समझने का अवसर कौन देता है, हमारा समुदाय देता है। समुदाय स्कूलों में वित्त और संसाधन, सामाजिक जागरूकता और सहयोग की भावना। मास मीडिया क्या करती है, मास मीडिया से हमारा जो हमारे रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट ये सभी हैं, सभी बच्चे को डिजिटली प्लेटफॉर्म प्रदान कराते हैं, शिक्षा में जागरूकता को बढ़ाते हैं। मनोरंजन, टीवी हुआ, फिल्में हुई, डॉक्यूमेंट्री हुआ, इन पर रुचि बना करके बच्चा पढ़ता है और अच्छे से कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6, वार्षिक योजना, एनुअल स्कूल प्लान। सबसे पहले बच्चा जब विद्यालय जाएगा या विद्यालय की कक्षा में प्रवेश लेगा तो सबसे पहले उसका असेसमेंट किया जाएगा कि बच्चा की आवश्यकता क्या है, किन सामग्रियों से बच्चों के कैसे कैसे करके हम बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए छात्र और अभिभावक से कौन लेगा, शिक्षक क्या लेगा, सुझाव लेगा। ठीक है, इसके बाद में लक्ष्य निर्धारित करेगा, योजना के तहत व्यवहारिक लक्ष्यों को निर्धारित करेगा, जैसे कि छात्रों की उपस्थिति को बढ़ाना, परीक्षा परिणाम में सुधार लाना। इसके बाद में संसाधनों की पहचान करेगा, ठीक है, कि किन संसाधनों से हम बच्चे को बेहतर बना सकते हैं, भौतिक संसाधन आकलन क्या है, ये सभी चीज़ें। इसके बाद में जो भी गतिविधि होगी, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, इन गतिविधियों में कार्यक्रम को बनाए रखेगा। खेल प्रतियोगिताएं, विज्ञान में मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम को बेहतर बनाएगा और बजट तैयार करेगा भैया, कि आखिरकार जो भी गतिविधियां कराई जाएंगी उनमें खर्चा क्या आएगा और कैसे जो है बच्चे को बेहतर बनाया जाएगा। इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं जिम्मेदारी का विवरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो शिक्षक और जो भी स्टाफ होगा उसमें जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, समय सीमा भी तय करनी चाहिए, और भैया निगरानी। लास्ट में क्या है, बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाएगा कि बच्चे ने कितना सीखा और कैसा बच्चा हो गया। ठीक है, मूल्यांकन करके काफ़ी उसमें सुधार आया, कितना सुधार आया, ये सभी चीज़ें जो हैं वार्षिक योजना बनाने में सहायक होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षा के प्रकार। जब भी आपसे कहे तो आप कहोगे सर फॉर्मल एजुकेशन, आपका इनफॉर्मल एजुकेशन और आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तीनों की अगर हम लोग बात कर लें तो फॉर्मल एजुकेशन, जहाँ पर विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में बच्चा समय और नियत चीज़ों को तय करके जो है डिग्री प्राप्त प्रदान करेगा, वो आपका फॉर्मल एजुकेशन, जैसे कि ये सभी आपके उदाहरण में। इसके बाद में औपचारिक शिक्षा, जैसे कि बच्चा जीवन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं पर भी, कुछ भी, कहीं से भी, कोई संस्थान बच्चा नहीं गया, कोई प्रमाण पत्र उसको नहीं मिलेगा, कहीं से भी वो कुछ भी सीख ले। ठीक है, इसके बाद में माता पिता के नैतिक मूल्य वहाँ से सीखे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें टीवी, इंटरनेट से बच्चा अगर कुछ अध्ययन करके सीख रहा है तो ये सभी आपका अनौपचारिक। गैर औपचारिक यह शिक्षा प्रणाली नहीं होती, यह योजना के तहत कार्य करता है और इसका उद्देश्य ज्ञान और कौशल को बढ़ावा देना। यह काफ़ी लचीला होता है और औपचारिक शिक्षा के पूरक के रूप में होता है। ठीक है, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल प्रदान करना, साक्षरता अभियान के रूप में ऑनलाइन कोर्स या वर्कशॉप के रूप में भाग लेना, जैसे कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर दे दी हैं। इसके बाद में यहाँ पर मैंने महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन लिख दिया है। हो सकता है आपसे रविन्द्रनाथ टैगोर का पूछ ले, हो सकता है आपसे रविन्द्रनाथ टैगोर का पूछ ले, हो सकता है यहीं पे आपसे कह दे कि भैया अरविंद घोष के बारे में बताओ।
अरविंद घोष के बारे में हमें बताओ। तो थोड़ा याद कर लेना इनके बारे में भी। महात्मा गांधी आप सभी को पता है कि नैतिकता के रूप में जाने जाते थे। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कहते थे कि मन आत्मा जो है इसी से शिक्षा का विकास होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन एक समग्र नैतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित था। वह केवल बौद्धिक विकास का साधन नहीं मानते थे। महात्मा गांधी का कहना था कि शिक्षा जो है ना, उससे हमारी नैतिकता, हमारे सादगी और हमारा आत्मनिर्भरता बढ़ती है। वो ये नहीं कहते थे कि बौद्धिक विकास जो है ये होता है बच्चे का, वो कहते थे नैतिकता, सादगी और आत्मनिर्भरता जो है वो बेहतर होती है। देखो, इन्होंने बेसिक एजुकेशन की बात की, ठीक है। इन्होंने कहा कि बच्चे शिक्षा का काम जीवन और नैतिकता से जोड़ना, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि श्रम पर आधारित, तो कहा कि शिक्षा को श्रम से जोड़ने पर जोर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से बच्चे को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात कही, हाथ, मस्तिष्क और हृदय का विकास, 3H जिसको हम लोग बोलते हैं, हेड, हार्ट और हैंड, ठीक है। इनकी तालीम दी। इससे कहा कि भैया शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास भी होता है। मूल्य आधारित शिक्षा पर बात की इन्होंने। कहा कि भैया जब नैतिक मूल्यों को एक दूसरे पर जोड़ा जाएगा, जहाँ पर सत्य, अहिंसा और प्रेम, करुणा की भावना होगी, वो बच्चे को समावेशी बनाएगी, ठीक है। मातृभाषा पर इन्होंने बात कही कि बच्चे को सबसे पहले ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो मातृभाषा पर आधारित हो। विदेशी भाषाओं को इन्होंने क्या दिया, इस पर जोर नहीं दिया। उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, मातृभाषा की होनी चाहिए, बाद में कोई दूसरी भाषा उन्हें सिखानी चाहिए। शिक्षा को बेहतर तरीके से समझाना चाहिए मातृभाषा में ही, और उनकी संस्कृति में ही उनको जोड़ना चाहिए। कौशल और व्यवसाय पर उन्मुखी शिक्षा होनी चाहिए जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाए, ठीक है। इसके बाद में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास जिनका हो सके, संपूर्ण विकास यानी कि बच्चा संगीत, खेल और कलाओं में बेहतर हो सके और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो बेहतर हो सके। आइडियल स्कूल यानी कि बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुटीर उद्योग भी संचालित इन्होंने करवाए। और क्या भैया, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए शिक्षा में, ठीक है। हस्तकला पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। जो भी व्यवसाय कौशल है उस पर पाठ्यक्रम को विकसित करना चाहिए। ग्राम आधारित विकास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ जो थी वो महात्मा गांधी के द्वारा कही गई, ठीक है। आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में अंतर, आइडियलिज्म और नेचरलिज्म। हो सकता है वहाँ पर आपसे और भी जो वाद हैं वो पूछ दे, लेकिन मैं आदर्शवाद और प्रकृतिवाद को इम्पोर्टेंट मानता हूँ और इन पर अंतर को हम लोग जान लेते हैं। मूलभूत परिभाषा, आदर्शवाद क्या कहता है? आदर्शवाद एक ऐसा दर्शन जो विचारों, मूल्यों और आदर्शों को महत्व देता है। प्रकृतिवाद क्या मानता है? प्रकृति की वास्तविकता और सभी चीज़ों के नियमों पर काम करता है, ठीक है। और इसके विचारधारक प्लूटो थे और इसके विचारधारक आपके रूसो थे। इसके बाद में वास्तविकता का आधार अगर हम लोग बात करें तो वास्तविकता को मानसिक और आध्यात्मिक माना जाता है, जबकि बाहरी संसार आत्मा और विचारों को प्रतिबंधित। सत्य केवल विचारों में है, ठीक है। और ये क्या कहता है? सत्य प्रकृति में है। आदर्शवाद क्या कहता है? सत्य विचारों में है, और ये क्या कहता है? सत्य प्रकृति में निहित है, ठीक है। इसका शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा कि बच्चे का नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास पर जोर देना। प्रकृतिवाद शारीरिक, मानसिक और प्रकृति की प्राथमिकता पर जोर देता है। शिक्षक जो भी है ये कैसी होनी चाहिए? परंपरागत रूप से व्याख्यान चर्चा पर होनी चाहिए। कौन कहता है? आदर्शवाद कहता है। और प्रकृतिवाद क्या कहता है? ये प्रयोग पर आधारित होनी चाहिए, प्रकृति से सीखने पर जोर देनी चाहिए और छात्र पर केंद्रित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो कहता है नैतिकता, धर्म और जो भी साहित्य है इससे जुड़े ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो ये क्या कहता है? प्रकृतिवाद कहता है विज्ञान, गणित और भौतिक विज्ञान पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। आदर्शवाद क्या कहता है कि भैया शिक्षक जो है मार्गदर्शन और आदर्श है, और यहाँ पर क्या कहता है? शिक्षक एक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है, छात्र जो है अपनी जिम्मेदारी उठा करके स्वयं से कार्य करना शुरू करता है, ठीक है। यहाँ पर दृष्टिकोण में आदर्शवाद क्या कहता है कि आध्यात्मिक और आदर्शवादी दृष्टिकोण को अपनाता है, जबकि ये यथार्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाता है। यहाँ पर विचारों और मूल्यों को सर्वोपरि माना गया, यहाँ पर प्राकृतिक नियमों को सर्वोपरि माना गया, ठीक है। ये क्या कहता है? आदर्शवाद क्या कहता है? जीवन
जीवन को आत्मा, ईश्वर और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ता है, लेकिन प्रकृतिवाद वहीं पर कहता है कि जीवन को प्रकृति के साथ में सामंजस्य और अनुभव के आधार पर परिणाम को प्रदान करता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद में आपको पढ़ना क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। मिलता हूँ भैया नेक्स्ट वीडियो में, बताइएगा जरूर कैसी वीडियो लगी, और चैनल पर पहली बार थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।